हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने हाइड्राइड्स खत्म कर लिया था। मुझे जहाँ तक पता है आप लोग का कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि हाइड्राइड्स बहुत ही सिंपल था। उससे पहले भी जितने थे उन सबको हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। ठीक, आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है वाटर। H2 नाम तो सुने होंगे। वाटर इज लाइफ, बात समझ में आती है। तो चलिए स्टार्ट करें क्या। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग YouTube पे काफी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ऑफलाइन से ज्यादा तो नहीं, लेकिन ऑफलाइन से कम भी नहीं पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, सभी सुविधाएं मिल ही रही है जो एक स्टूडेंट्स को चाहिए, मोबाइल प्लस पढ़ाई। ठीक है, चलिए तो नाउ स्टार्ट। वाटर, नाम तो सुना ही होगा। वाटर, इसी को हम लिख सकते हैं H2। बात समझ में आती है, वेरी गुड। ठीक, तो वाटर तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, वाटर को तो बचपन से ही जानते आ रहे हैं। उसका केमिकल फार्मूला हो चाहे उसके स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है ना। सीनियर क्लासेस में थोड़ा सा बॉन्ड एंगल वगैरह हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले हम लोग इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे। अरे वाटर का मतलब पानी होता है, जल होता है, जो बोलना है बोल सकते हैं। ठीक है ना, ये अपने मन का राजा है। ठीक, आ जाइए। तो नंबर 1 पॉइंट पे क्या बात करेंगे हम लोग, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। ठीक है, अब वाटर की स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो चलिए नंबर 1 पॉइंट पे दिखाई देता आज इसका स्ट्रक्चर। तो देखिएगा कुछ इस तरह से होता है। देखिए इसके पास लोन पेयर कितने होते हैं, आप लोग अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि इनके बीच में जो एंगल होता है वो होता है 104.5 डिग्री। ठीक है, फिर ध्यान दीजिएगा यहां से यहां तक का जिसका डिस्टेंस होता है 95.7 पिकोमीटर होता है। बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। ध्यान दीजिएगा, फिर इसका जो डायपोल मोमेंट होता है, जैसे डायपोल मोमेंट की बात बाद में करते हैं। इसका शेप किस टाइप का, वेस्पर थ्योरी में पढ़े होंगे। ठीक है ना, किस टाइप का शेप दिख रहा है आपके पास, ठीक है ना, वी शेप, या इसी को बोलते हैं अपन एंगुलर। ठीक है ना, देख लेना वाला एंगुलर। अब बताइए अगर बात करते हैं इसकी डायपोल मोमेंट की, ठीक, तो किस तरह से बनाएंगे उसके बारे में तो ध्यान दीजिएगा। कुछ अलग नहीं बनाते, वही बनाते हैं, सब एक ही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये क्या करेगा, इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। अरे क्यों, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा। ठीक, तो नेट डायपोल मोमेंट किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा। बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत। तो ध्यान दीजिएगा जो इसका डायपोल मोमेंट होता है, ठीक है ना, लगभग होता है इसका 1.80 डी वाई बोलते हैं ना। ठीक है ना, और ध्यान दीजिएगा कि एक कैसा है, पोलर सॉल्वेंट। ठीक है ना, एक होता है हमारे पास पोलर और दूसरा होता है हमारे पास नॉन पोलर। बात समझ में आती है, ठीक है ना। पोलर के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है और नॉन पोलर के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता है। बात समझ में आई, वेरी गुड। चलिए अगर मैं बात करूं इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है वाटर की, बताइए। वाटर की हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, मैं लिख देता हूं, बताऊंगा नहीं। अगर मुझे अभी भी बताने का दिन आया ना तो बता देता हूं। sp3, अब sp3 कैसे आता है तो बीच में लिखता हूं ताकि समझ में आए। हाइब्रिडाइजेशन आप जानते हो ना, अगर क्या होता है, लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। ठीक है ना, इसकी वैल्यू अगर 2 आती है तो sp, इसकी वैल्यू 3 आती है तो sp2, और 4 आती है तो sp3, इसी तरह से बढ़ाते चले जाइए। ठीक है ना, 5 आती है तो sp3d। बस समझ में आती है, ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं। क्यों, क्योंकि हम लोग को सिर्फ sp3 ही पढ़ना है इसके अंदर। बात समझ में आती है ना, वेरी गुड। कुछ कहानी कर ले क्या, बहुत पढ़ ली, सुनिए ध्यान दीजिएगा। और हाँ, जो जूम पे देख रहे हैं सुनील, एकता, हाँ हाँ हाँ, ज्यादा कमेंट करने की जरूरत नहीं है।
और आप लोग देखते रहिए, ऐसी बातें सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए, दो कैमरे लगाने पड़ते हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट है, मतलब एक बात बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर जो होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। बात समझ में आ रही है ना, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। आपसे अगर पूछा जाए कि वाटर कितना प्रीवियस ईयर में पूछा भी हुआ है, ऐसा नहीं कि जेई में, नीट दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो वाटर है कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और देखिएगा इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनता है, जिसकी वजह से काफी फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। उनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, हीट ऑफ कैपेसिटी वगैरह ये सब पढ़ते हैं अपन, ठीक है ना। चलिए, ये समझ में आती है, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए, ये तो हम लोगों ने स्ट्रक्चर की बात किया। अच्छा, आप लोग को मन में आ रहा होगा अभी हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बता रहे थे कि क्या है। चलिए आगे बात करेंगे, नहीं तो फिर भी मे भी पढ़े ही होंगे आप लोग। तो ये वाटर है, ठीक है ना। तो देखो यहां पर क्या होता है कि देखो इसके पास दो लोन पेयर है, ठीक है। तो देखो ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर लेता है, और ये भी, ये जो हाइड्रोजन है हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर लेता है, और ये भी करता है लोन पेयर, और ये भी करता है। तो टोटल कितने बॉन्ड हो गए? 4। तो आपसे अगर कभी भी पूछा जाता है कि H2O कितना हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, तो ऑप्शन में लगाना 4, ठीक है ना। बात समझ में आती है ना, वेरी गुड, आप लोग बहुत समझदार हो, पता है। देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाता है? फोन। कौन बोले तो FON, ठीक है ना, आप गलत मत समझना, ठीक। ये देखो फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यही तीनों मिलकर क्या करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। और हाइड्रोजन बॉन्ड एक फिजिकल बॉन्ड है, नॉट अ केमिकल बॉन्ड। बात समझ में आती है ना। चलिए, हम इसमें यहां ज्यादा बात नहीं करेंगे। अब आते हैं कि देखिए वाटर को आप दो तरह से देखते हो, एक लिक्विड फॉर्म में देखते हो और एक किसमें देखते हो? एक लिक्विड फॉर्म में देखते हो और एक आइस फॉर्म में देखते हो, सॉलिड फॉर्म में बोले तो, ठीक है ना। तो हम इन दोनों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इनकी लिक्विड के बारे में, ठीक है ना। बात समझ में आती है ना। तो नंबर 1, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ वाटर पढ़े, इतना ही पढ़ना, इसमें ज्यादा हमें देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो बात करते हैं लिक्विड ऑफ किसका? वाटर। देखो ना, लिख भी दिया मैं, समझ में आ रही है? लिख भी दिया, तो आप लोग समझ जाना क्यों लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है कि कोई दिक्कत? ठीक है। अब आइए बात समझते हैं कि ये कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, हालांकि ऐसे मत लिखो, गलत भी हो सकता है, करने वाले बहुत देखेंगे, H2O कर दे इसको, ठीक है। बात समझिए। अब देखो यहाँ पर होगा क्या? HOH, ठीक। फिर देखो एक दूसरा हो जाएगा HOH, ठीक। बात समझिएगा। तो ध्यान दीजिए कि देखिए ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक खींच रहा होगा तो इसमें पार्शियली निगेटिव, ठीक, और इसमें पार्शियली पॉजिटिव। फिर देखो यहाँ पर इसमें पार्शियली पॉजिटिव और यहाँ पर पार्शियली निगेटिव। तो देखो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड का गैप है, और ध्यान दीजिएगा एक ही बॉन्ड का गैप होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि उसका मतलब यहाँ एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ पर है और एक मॉलिक्यूल यहाँ पर, तो इनके बीच में नहीं। आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन बॉन्ड दो तरह के होते हैं, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। बात समझ में आती है ना, वेरी गुड। तो देखो इनके बीच में क्या बन रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इसे क्या बोलते हैं? इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। बात समझ में आ रही है ना, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। हालांकि जब आप लोग आईआईटी वगैरह में जाओगे ना, तो आप एक कंपटीशन चलता है वहां पर, इंटर एनआईटी, मतलब दो एनआईटी, एक एनआईटी है, ठीक है ना। आप समझिएगा, दो अलग अलग एनआईटी में कंपटीशन है, ठीक है ना। तो अलग अलग मॉलिक्यूल है, तो इसी को क्या बोलेंगे? अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। बात समझ में आती है? कोई दिक्कत है? नहीं, ठीक है। यहां पर एक पॉइंट नोटिस करने वाली है, ठीक है, कि इसका
जो लेंथ होगा आपके पास 95.7 पिकोमीटर होता है, ठीक है। जबकि अगर इनकी बात करते हैं हम लोग तो इसका होता है 177 पिकोमीटर। तो बताओ स्ट्रॉन्ग ये होगा कि स्ट्रॉन्ग ये होगा? देखो ये दिया हुआ यहां से यहां तक इसकी लेंथ है, बात समझ में आ रही है ना, और एक यहां तक लेंथ है। तो बताओ स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? जिसकी लेंथ कम होगी। बात समझ में आती है ना? वेरी गुड, आप लोग समझदार हो, ठीक। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक बात है और कि देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से, ठीक है ना, जो लिक्विड वाटर है, ठीक है, और सॉलिड वाटर है, हम उनकी बात करेंगे स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो लिक्विड की बात कर रहे हैं और सॉलिड की बात इसके बात कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा बात, यानी ये जो आपके पास लिक्विड वाटर है, अरे लिक्विड मतलब समझ रहे हो ना, बात समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये दो बातों पे डिपेंड करता है। कैसे? कौन कौन से? तो ध्यान दीजिएगा, एक होता है इनकी हाई हीट कैपेसिटी, दूसरा है हमारे पास हाई वेपोराइजेशन। देख लीजिएगा इसको, ठीक है ना, वेपोराइजेशन, ठीक है ना। इन दो बातों पे कुछ बातें रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है ना। इन दो बातों पे कौन कौन सी? तो देखिए जो क्लाइमेट मॉडरेट होता है, बात समझ में आ रही है, जो क्लाइमेट मॉडरेशन होता है उसके लिए, और दूसरा हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी टेम्परेचर के लिए। बात समझ में आ रही है ना? कौन बातें डिपेंड है, कौन बातें रिस्पॉन्सिबल है? ये दोनों बातें रिस्पॉन्सिबल रहेगा। बात समझ में आती है? कोई दिक्कत नहीं, तो हमें ज्यादा इस पे बातें करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, लिक्विड में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड सिंपल सा फॉर्म करता है। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, जिसमें इसका बॉन्ड लेंथ कितना है हमारे पास 95.7 पिकोमीटर, और इसका थोड़ा ध्यान रखा कीजिए, मैं भी कभी अच्छे एग्जाम में पूछ ले, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, हीट ऑफ कैपेसिटी, और दूसरा हो जाएगा हीट ऑफ वेपराइजेशन। बात समझ में आ रही है ना? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये दो बातों पे रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन कौन से? क्लाइमेट मॉडरेशन, दूसरा क्या हो जाएगा आपके पास? वेरी गुड, लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या चीज के लिए? उसके बॉडी टेम्परेचर के लिए। बात समझ में आती है ना? वेरी गुड, ये तो हमने लिक्विड की बात की है, ठीक है। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता, मतलब वाटर मॉलिक्यूल कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? तो 4, ठीक। मैंने दोबारा रिपीट कर दिया। बात करते हैं यहां पर आइस की, अभी बोलना क्या होता है, बात समझ में आ रही ना? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या चीज? आइस की, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो जैसे इनकी पहले हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखते रहिएगा आप लोग। आप लोग भी बना सकते हो इसी तरह से, ठीक है, कुछ खास नहीं बना ना। चलिए ले लीजिए, थोड़ा सा बड़ा बना दीजिए। ये हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा और। चलिए इन्हीं की बात कर रहे हैं, और भी बनाते रहेंगे, जैसा नहीं कि मतलब मैंने बस थोड़ा सा बनाने का प्रयास किया। हालांकि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए अच्छे तरीके से वहां पर बना दिया वो, यहाँ पर देखिए, फिर ये इधर बना देगा हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर उधर बना देगा। जैसे मान लीजिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो ये इधर बनाएगा, ठीक है। यहाँ पर कोई हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, फिर
इधर बनेगा, फिर इधर, मतलब कंटिन्यू में बनता ही चला जाएगा। समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो ध्यान दीजिएगा, बात इससे क्या होगा कि इससे एक 3 डायमेंशनल, ठीक है ना, एज लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। इसको क्या बोलते हैं अपन, समझिएगा ध्यान से, इसको एज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ किसका, एज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ आइस। बात समझ में आती है ना। तो ये कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, किसका, आइस का। बात समझ में आती है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर एक और बात कर सकते हैं कि इसकी फ्रीजिंग पॉइंट की, ठीक है ना, इसकी फ्रीजिंग पॉइंट आइस का कितना होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, कभी मतलब यहाँ पर लिख लीजिए, जरूरत उतनी नहीं पड़ेगी। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस हो जाएगा 273 केल्विन। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक छोटा सा स्पेस है, ठीक है ना। तो ये कौन सा स्पेस होगा, तो सिंपल सा ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है जी। यही रीजन है जो डेंसिटी कम हो जाता है वाटर के कंपेयर में। बात समझिएगा, ठीक है ना। कैसे, तो बात समझिए, यहां पर मेरे पास स्पेस कम है थोड़ा सा, फिर लिख देता हूं आपको। यहां पर देखिए बात को, इन विच, देखो ना इसके अंदर स्पेस खाली है। बात समझ आ रही है ना, तो एयर चला जाएगा, ठीक है ना, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी क्या कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी, आप बताइए। कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो आइस की डेंसिटी कम हो जाएगी, इसीलिए वो वाटर के ऊपर क्या करने लगता है, तैरने लगता है। बात समझ आ रही है ना, कौन, आइस, ठीक। तो लिख सकते हो, इन विच ए स्मॉल एयर स्पेसेस, और क्या चीज, ए स्मॉल वैक्यूम, और क्या करेगा, फॉर्म, जिसकी वजह से इन विच एयर गैस entrapped and the decreases, क्या, decreases density of ice, किसे कंपेयर में, वाटर के कंपेयर में। बात समझ में आती है ना, वेरी गुड, ठीक। तो देखो एक और बात हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग यहां पर नोट करके लिख देता हूं मैं, ठीक है। अगर हम लोग यहां पर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, क्या करेंगे, इंक्रीज करते हैं, तो क्या क्या देखने को मिलेगा, देन क्या क्या देखने को मिलेगा, तो बात समझिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम में हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर को आप लोग इंक्रीज करते हो, ठीक है ना, तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है। कब, तो देखिएगा यहाँ पे 273 केल्विन पे राइज होगा, ठीक। तो इसका जो पहला पॉइंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो बताइए, यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ आइस है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक। बात समझ में आ रही है ना, आपको समझ में आ रहा है, वेरी गुड, हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक, करेक्ट, वेरी गुड। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, लिख सकते हैं आप लोग, हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ आइस स्टार्ट्स ब्रेकिंग। बात समझ में आ रही है ना, अब ब्रेकिंग न्यूज मत बना दें, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, अब बताइए, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, आप बताइए। वो तो बहुत बता रहे हैं, आप बताइए। अरे जब हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज या इंक्रीज, तो वॉल्यूम स्टार्ट्स डिक्रीजिंग,
या ऐसे करो मैं छाप दूं क्या, पूरा लिख दूं क्या पूरा, बात समझ में तो अच्छा रहेगा क्या, तो बोलो, ठीक है ना, समझो, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम स्टार्ट हो जाएगा डिक्रीज करना, तो बताओ जो डेंसिटी ऑफ वाटर हो जाएगा वो इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज हो जाएगा, अब बताओ। डेंसिटी ऑफ वाटर स्टार्ट्स क्या, इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, होने लगे, बात समझ में आती है, कोई दिक्कत। अब देखिए ये कब तक जाएगा, तो एक लास्ट पॉइंट टिल 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, 4 डिग्री सेल्सियस, मतलब इसका केल्विन में चेंज कीजिएगा तो 277, वेरी गुड, ठीक है ना। चलिए इतना तो हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मतलब ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा, बात समझ आ रही है ना, ये इसी तरह से प्रोसेस चलता रहेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इससे हमारा फायदा क्या होता है, कुछ होता है क्या, ध्यान दीजिएगा, इससे कुछ फायदा होता है क्या, तो जो इक्वेटिंग एनिमल्स होता है, खासकर जो पानी के अंदर रहता है, ठीक है ना, तो उसके सर्वाइवल के लिए काफी फायदेमंद होता है, बात समझ में आ रही है ना, अरे फायदेमंद होता है ना। अब तुम्हें लगता होगा ना कि जैसे कि कहीं पर देखते होंगे कि ऊपर से तालाब वगैरह या कहीं पर ऊपर से क्या होता है, बर्फ जम जाता है, आइस वगैरह, ठीक है, तो उसके अंदर अंदर जो जो भी रहते हैं, जो भी एनिमल्स रहते हैं, बताइए वो कैसे सरवाइव करते होंगे, वो कैसे सरवाइव वहां पर करते होंगे, उसी के लिए तो कॉन्सेप्ट वैलिड है या नहीं है, इससे यही तो हो जाएगा ना, बात समझ में आती है ना, तो इनकी जो डेंसिटी हो जाएगी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, बात समझ में आती है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अरे बात समझिएगा ध्यान से, तो होता क्या है कि इसके अंदर, बात समझिएगा, जब डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा इसके अंदर, अब बहुत को नहीं क्लियर हो रहा, अगर डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे आ जाएंगे, अरे जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत है नहीं ना, ये क्या हो जाएगा, इसका डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा, तो ये इस सरफेस पे, इस पॉइंट पे चला आएगा, ठीक है ना, जिससे जो भी हमारे इक्वेटिंग एनिमल्स होते हैं, ठीक है ना, अंदर, ठीक है ना, पानी के अंदर, ठीक है, उनके लिए काफी फायदेमंद हो जाता है, कोई दिक्कत है। हालांकि बहुत ज्यादा पॉइंट्स हो गया, हालांकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोगों ने 2 ही बात किया है, ज्यादा कुछ नहीं, एक वाटर के स्ट्रक्चर की, फिर वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है, फिर एक वाटर इस फॉर्म में, आइस फॉर्म में, बोले तो सॉलिड, 3 स्टेट होते हैं, गैस, लिक्विड और सॉलिड, तो नोट कीजिए जल्दी। चलिए ये होता है हमारा स्ट्रक्चर, इसमें किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है, उन सब पे इफेक्ट पड़ता है, क्या बढ़ेगा, बढ़ जाएगा, बात समझ में आ रही है ना, एज कंपेयर किससे, जो उन्हीं का ग्रुप, जैसे ऑक्सीजन के बाद सल्फर आता है, तो उन्हीं का जो अदर मेंबर है ऑक्सीजन को छोड़कर, तो उन सब की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है कम होती है, क्यों, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, ठीक है। तो चलिए देख सकते हो आप लोग, पहला पॉइंट यहाँ पर, एक ही पॉइंट में सब इंक्लूड कर देता हूं ना, क्या है टेंशन ले रहे हो, द फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट
ठीक है, हीट ऑफ फ्यूजन एंड, इधर मत लिख दो, एंड हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है, आर हायर एज compared to hydrides of other member, मतलब दूसरा कोई other members, ठीक है ना, of same group such as H2S, और कौन होता है H2S EETC, ठीक है ना। क्या कारण है? इसलिए क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना, कौन, ऑक्सीजन। तो लिख सकते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो तो इससे दिखेगा क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन H2 मॉलिक्यूल। बात समझ में आती है ना, थोड़ा ज्यादा मोटा हो गया, मार्कर की कमी है, सांस हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट एक और हो सकता है, देखिए वाटर एक अच्छा सॉल्वेंट है, बात समझ में आती है ना, तो बस अच्छा सॉल्वेंट है तो लिख सकते हो कैसे सॉल्वेंट अच्छा है, तो उनकी भी बात करते हैं, ठीक है ना। वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट, ठीक है ना, फॉर, बात समझिएगा, गुड सॉल्वेंट फॉर ये कुछ गलत नहीं हो रहा है, गुड सॉल्वेंट, हाँ देखिए कोई आयनिक कंपाउंड डाल दीजिए ना उसके लिए, किसके लिए, फॉर आयोनिक कंपाउंड, ठीक है, एंड क्या चीज, एंड आपके पास हो जाएगा कोवैलेंट कंपाउंड। कौन सा हो सकते हैं कोवैलेंट कंपाउंड, ये तो समझ में आता है ना, कोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। चलिए बात समझिएगा, यहीं पर एक बात करते हैं, आयोनिक कंपाउंड क्या हो जाएगा, आयोनिक कंपाउंड आर soluble अगर if H डेल्टा H, मतलब हाइड्रेशन, ये ध्यान दीजिएगा नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ग्रेटर देन होना चाहिए लैटिस, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था, लैटिस एनर्जी ऑफ आयोनिक कंपाउंड। बात समझ में आती है ना। कब होगा जब हाइड्रेशन, चेंज ऑफ क्या चीज, हाइड्रेशन। बात समझ में आती है ना, हाइड्रेशन याद कीजिए, ठीक है ना। तो हाइड्रेशन ज्यादा होगा किससे, लैटिस एनर्जी से, तब क्या हो जाएगा वो आयोनिक कंपाउंड सॉल्युबल होगा, ठीक है ना। देखिए दो तरह की बात करते हो, एक हाइड्रेशन एनर्जी और एक लैटिस एनर्जी, ठीक है ना। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है तो ये क्या हो जाए, और इसकी उस समय कम होना चाहिए, ठीक है ना। लैटिस एनर्जी कम है तो जो भी रहेगा वो सोल्यूबल, वो आयनिक कंपाउंड कैसा होगा, सोल्यूबल होगा, ठीक। अगर इसकी क्वांटिटी कम, मतलब ये क्या है, कम है, लैटिस एनर्जी ज्यादा है, तो उस समय इनसोल्यूबल होता है। ये आपको हाइड्रेशन एनर्जी में पढ़ाया गया था, याद कीजिएगा, ठीक है। चलिए ये छोटी सी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी जो कि ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था। फिर से देखिए यहाँ पर
freezing point, boiling point, heat of fusion and heat of vaporization are higher as compared हाइड्राइड्स ऑफ अदर मेंबर्स। कोई दूसरा मेंबर है, ठीक है ना, उसी के ग्रुप का, ऑक्सीजन के ग्रुप का, ठीक है ना, ये क्या होता है, इनकी कम होता है। बट बाई, इसलिए क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, वो बेचारे हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है। बात समझ में आती है ना। वाटर एक अच्छा सॉल्वेंट है, किसके लिए, आयोनिक कंपाउंड के लिए, सेम कोवैलेंट कंपाउंड के लिए भी है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहां पर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की, ध्यान दीजिएगा। केमिकल, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कुछ एनसीईआरटी से बाहर के भी रिएक्शन रहेंगे, ठीक है ना, तो ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा कि एनसीईआरटी का बाहर दिख नहीं रहा है, तो ये नीचे लिख देता हूं, केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना, ये रिएक्शन लिखा हुआ है शॉर्टकट में, बोर्ड में मत लिखिएगा आप लोग ऐसे रिएक्शन, ठीक है। चलिए, हमारे पास यहां पर ध्यान दीजिएगा, पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ब्लैक मार्कर। पहला एम्फोटेरिक नेचर, ठीक, एम्फोटेरिक नेचर किसके थ्रू है, थ्रू ब्रॉन्स्टेड, आपका होता है ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये जो एम्फोटेरिक की नेचर की बात करेंगे, ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट के थ्रू बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला यहां पर देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहां पर एक दो लिखने की जरूरत नहीं, वाटर मॉलिक्यूल है, ये भी वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, तो ये लोग सेल्फ आयोनाइजेशन करता है, ठीक है ना, H3O प्लस और OH माइनस। ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक एसिड की तरह भी काम कर सकता है और बेस की तरह भी काम कर सकता है, ये भी एसिड की तरह भी काम कर सकता है और बेस की तरह भी काम कर सकता है। जब एक ही मॉलिक्यूल एसिड और बेस दोनों की तरह काम करे, उसी को बोलते हैं एम्फोटेरिक। बात समझ में आती है, तो वेरी गुड। तो मान लीजिए एसिड की तरह काम किया है, ठीक है ना, तो ये किसकी तरह काम किया होगा, बेस की तरह। तो देखो, सेल्फ आयोनाइजेशन, इसने खुद से हाइड्रोजन लिया है, इसने खुद से हाइड्रोजन इसको दिया है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, सेल्फ आयोनाइजेशन, सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक। बात समझ में आती है ना, वेरी गुड, ठीक। एक और आप लोग ले सकते हो इसी तरह से, ठीक है, जैसे NH3 प्लस H2, ठीक, तो यहां पर रिएक्शन क्या बना देगा, NH4। देखो, इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोनियम आयंस। लास्ट क्लास में बी, अच्छा, यहाँ पर नया इक्विलिब्रियम में बताया गया था, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयंस, ठीक है ना। इसका और इसका मतलब सेम ही होता है, ठीक। क्या बोलते हैं अपन इसको, हाइड्रोनियम आयंस, ठीक है, वेरी गुड, मिटा दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फिर से बता रहा हूं कि H2 के साथ रिएक्शन कर हाइड्रोनियम आयंस और OH माइनस बना रहा है, ठीक है ना। मतलब एक खुद से क्या कर रहा है, ये हाइड्रोजन को दे रहा है या ये हाइड्रोजन को इसको दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं अपन, सेल्फ आयोनाइजेशन बोलते हैं। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं, आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये एसिड है और ये बेस है, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एसिड। बस में ये कैसा हो जाएगा, एसिड। तो लिख सकते हो आप लोग, अगर लिखने का मन हो तो ये क्या हो गया आपके पास, एसिड, तो इसको बोलेंगे एसिड 1। ये क्या हो जाएगा, बेस, ठीक है ना, इसने दिया है, तो लिया किसने है, ये, तो जो लिया वो 2 हो गया, ठीक। तो आप देखिए बेस, अब बेस कैसे, ये देखिए, ये क्या किया है इसने, अरे क्या किया है, इसने हाइड्रोजन डोनेट कर दिया था ना। तो देखिए, हाइड्रोजन, दो तरह की बातें बताया गया था लेविस एसिड और बेस के अंदर, ठीक है ना। हाइड्रोजन डोनर ग्रुप इज कॉल्ड एसिड और एक्सेप्टर ग्रुप इज बेस, या लोन पेयर डोनर ग्रुप इज बेस और एक्सेप्टर ग्रुप इज
नहीं समझ में आया? देखो, अगर कोई H+ डोनेट कर रहा है, ठीक है ना, और लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसको अपन बोलेंगे एसिड, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर कोई H+ एक्सेप्ट कर रहा है और लोन पेयर डोनेट कर रहा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन बेस। बात समझ में आती है ना? ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़िएगा कब? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, जब जीओसी पढ़िएगा। बात समझ में आती है ना? वेरी गुड। ठीक, तो ये हमारे पास हो गया बेस 1 और ये हो गया 2। बात समझ में आती है ना? वेरी गुड। इसी तरह से आप लोग एक और ले सकते हो कि H2O प्लस HCl रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, इसको हटा दीजिए, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो क्या बना देगा आपके पास, ये देखिए, ये हाइड्रोजन ये ले लेगा, ठीक, तो हाइड्रोनियम आयंस प्लस Cl माइनस। बात समझ में आती है ना? कोई दिक्कत है? नहीं ना? इसने क्या किया, इसको दे दिया, ठीक, यहां पर क्या बना दिया है, हाइड्रोनियम आयंस, इसका नाम होता है, ध्यान रखिएगा, हाइड्रोनियम आयंस, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। यहां पर क्या हो गया, हाइड्रोनियम आयंस। बात समझ में आ रही है ना? एक बात ध्यान रखिएगा, इसका आयोनाइजेशन एक प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना, यानी KW को बोलते हैं। अब बोलोगे ये क्या है, कैसे है, तो ये जब आयोनिक कंपाउंड आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़िएगा ना, सॉरी, आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़िएगा तो वहां पर बताया जाएगा KW के बारे में। इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁴, ठीक है ना, एट 25 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है ना, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने पर उनकी वैल्यू चेंज भी होती है। एक तरह का कांस्टेंट है, लेकिन ये टेम्परेचर चेंज करने पर वहां पर भी चेंज होगा। बात समझ में आती है ना? ध्यान रखिएगा। यहां पर ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, उल्टा लिखा गया है, H2 प्लस NH3, ठीक है ना, यहां पर देखिए ये ले लिया तो यहां पर क्या निकला होगा, OH माइनस। बात समझ में आती है ना? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड, आप इसको नोट कीजिए, ठीक है, फिर हम लोग दूसरे पे आते हैं। नोट मत कीजिए, मैं दूसरा यहीं पे करा ही देता हूं, ठीक है, स्पेस है तो क्यों हम लोग खाली जाने दें। दूसरा है हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन। अब बताओ रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? हाफ ऑक्सीडेशन और हाफ रिडक्शन के अपन क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग क्या बात करेंगे कि वाटर कैन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। वाटर किस तरह का एक्ट करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात समझ में आ रही है ना? कुछ पल्ले पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है तो नीचे लिखो, या लिख ही देता हूं मैं, लिखने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा। वाटर कैन act as a reducing, ing लगा हुआ, ध्यान रखिएगा, reducing as well as ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब बोलोगे कि ये रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा कि जो आपके पास, ध्यान दीजिएगा कि ऑक्सीडाइजिंग, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, बात समझिएगा, एक होता है हमारे पास ऑक्सीडेशन और एक होता है रिडक्शन। बात समझ में आ रही है ना? तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसके लिए कौन सा एजेंट काम करता है, अपोजिट वाला रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है उसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात समझ में आती है ना? वेरी गुड, ठीक, चलिए, तो इसके लिए हम लोग पहली बात करते हैं किसकी, किसी एक रिएक्शन की बात करते हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अपन वहीं पे बात करते हैं, नोट कीजिए, तो रुकिएगा,
लिखिएगा नहीं अभी। देखो यहाँ की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। देखो यहाँ पर जैसे कि ध्यान दीजिएगा सभी कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ट्वाइस Na+ किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है ना। तो बताओ क्या बना देगा यहाँ पर, अरे Na और OH निकलेगा तो यहाँ पर क्या बना देगा, NaOH+, यहाँ से क्या निकाल देगा, H2 गैस निकल जाएगा। बात समझिएगा, रिएक्शन बैलेंस भी होना चाहिए, कोई दिक्कत है। मतलब यहाँ पर सोडियम ने क्या किया, वाटर ने NO को, मतलब इसने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया। बात समझ में आती है ना, कोई दिक्कत है नहीं ना, ध्यान रखिएगा। इसने इसको यहाँ से ऑक्सीडाइज कर दिया, ठीक है ना, और यहाँ से क्या निकल गया, H2 गैस निकल गया। इसी तरह से आप लोगों ने एक और रिएक्शन पढ़ा था कि जब हम लोग कार्बन को H2O से रिएक्शन करवा रहे थे, ठीक, इससे कार्बन को H2O से रिएक्शन करवा रहे थे, तो बताइए, लेकिन यहाँ पर कुछ टेम्परेचर ले रहे थे अपन, ठीक है ना, केल्विन, और इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल। तो क्या बना रहा था, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2। याद कीजिए इसका नाम सीन गैस, या इसी का नाम था सिंथेसिस गैस, या एक और था वाटर गैस। बात समझ में आती है ना। तो ये क्या कर दे रहा है आपके पास, ऑक्सीडाइज कर दे रहा है। बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी तरह से हम लोग दूसरा भी पढ़ सकते हैं रिड्यूसिंग के बारे में। बात समझ में आती है ना। तो देख लीजिए यहाँ पर बी रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बोल रहा है, कौन किसको रिड्यूस करेगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यानी एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ध्यान दीजिएगा, फ्लोरीन को हम लोग रिएक्शन करवा देते हैं किसके साथ, वाटर के साथ। तो ध्यान दीजिएगा, मतलब क्या बोल दीजिए, आप समझ जाइएगा, F को हम लोग रिएक्शन करवा देते हैं किसके साथ, वाटर के साथ। तो क्या बना देगा, ध्यान से देखिए क्या बना देगा। तो देखिएगा HF, हालांकि ध्यान रखिएगा इसके ऊपर प्लस, इसके ऊपर प्लस, H पे प्लस और इस पे माइनस होता है, ठीक है ना। यहाँ पर O2 रिएक्शन बैलेंस करके देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पर किसने किसको रिड्यूस किया, रिड्यूस करके क्या बना दिया, O2 गैस बना दिया। बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत है नहीं। बस एक और होता है आपके पास लास्ट, ठीक है ना, वो बाहर का ही है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। ये मैं करवा दे रहा हूं लेकिन जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जब हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन कराते हैं, तो क्या बनाता है आपके पास, बताइए, आपको खुद से करना है। कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर से, आप लोग कीजिए जल्दी, आप लोग करके बताइए लाइव, ठीक है। करवा के क्या बनाएगा, मैं दो ऑप्शन में बता देता हूं, O2 और वाटर। दूसरा क्या बना देगा, जल्दी बनाइए। हाँ हाँ सही सही, एक ने तो सही बताया, C6H12O6+ H2O+ O2। रिएक्शन बैलेंस कीजिए। अब देखिए ये जरा सा नेचुरल रिएक्शन है, तो जिस तरह से होता है हम लोग उसी तरह से लिख देते हैं। बात समझ में आती है ना, कोई दिक्कत है नहीं। तो देखो यहाँ पर इसको कीजिएगा तो 6, ठीक है, यहाँ पर 12 हो जाएगा, कीजिए तो इसको 6 12, और O2 के बारे में कितना हो जाएगा आपके पास 6। उधर देख लीजिए, कर लीजिए, ये जरा सा नेचुरल रिएक्शन ही होता है आपके पास, तो ये कर दो क्या, ये यहां पर है तो 12, यहां पर लगा दीजिए, करके देख लीजिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एक और देख लीजिएगा आप लोग बढ़िया से, ठीक है।
समैक। हाँ हाँ, तो कैसा हो जाएगा आप लोग का? ये हुआ 12 और अगला क्या है? 6। चलिए देखते हैं, और ये कितना है आपका? 12। सही है। यहां पर 6 होगा, वेरी गुड। यहां पर तब अगर नहीं हुआ तो 6 मॉलिक्यूल यहां पे आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा? O2। वेरी गुड शालिनी, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट। अच्छी बात है, लाइव पे बनाते हो तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना, लेकिन बनाते रहिएगा। ये जरा सा ध्यान रखिएगा कि जिस तरह से रिएक्शन रखा मतलब लिया गया उसको याद करना, क्योंकि ये एक नेचुरल टाइप का रिएक्शंस है। बात समझ में आती है ना? वेरी गुड। तब हम लोग आते हैं नेक्स्ट रिएक्शंस पे। जल्दी इसको लिखिए। चलिए लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग इसको मिटा देते हैं। फिर से मैं बता दूं, ठीक है ना, कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है? वाटर कैन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोगों ने ऑक्सीडाइजिंग पढ़ लिया था कि ये इसको क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है? रिड्यूस कर रहा है। ध्यान से देखिएगा कि कभी कभी इसको इस तरह से लिखा रहता है 4H पे प्लस, और यहाँ पर 4F पे माइनस होता है। बात समझ आ रही है ना? कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। एक हम लोग बात करते हैं हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस की, ठीक है ना। यहां पर ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। बात समझिएगा, हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर, और लिसिस का मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग। समझा रहे क्या होता है? बॉन्ड ब्रेकिंग। देखिए, बॉन्ड ब्रेकिंग क्या कारण होता है? यहां पर एक और लिख सकते हो, ड्यू टू हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। समझ में आ रही है ना? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो लगभग याद रखिएगा इनकी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू लगभग होती है इनकी 78.93, ठीक है ना। ये में भी खासकर नीट में पूछा जा सकता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो कुछ हम लोग यहाँ पर रिएक्शंस की बात करेंगे, ठीक है। देखिए, डाइलेक्ट्रिक का मतलब जितना अच्छा डाइलेक्ट्रिक होगा उतना अच्छा आपका सॉल्वेंट माना जाता है। बात समझ में आ रही है ना? मतलब जितना अच्छा डाइलेक्ट्रिक होगा उतना अच्छा आपका सॉल्वेंट माना जाएगा, ठीक। तो हम इनकी कुछ रिएक्शंस की बात करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट भी है। हालांकि देखिए, इनकी रिएक्शन जो इनका केमिकल प्रॉपर्टी जब पढ़ रहे हो ना वाटर का, इसको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि जस्ट इसके बाद अभी आने वाला है हैवी वाटर, जो कि बहुत काम का है, ठीक है ना। वहां भी इंपॉर्टेंट होता है, खासकर बायोलॉजिकल टर्म में बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहां पर इनके अगर रिएक्शन की बात करते हो तो देखो, P4O10 को रिएक्शन आप लोग करवाते हो वाटर के साथ, तो याद करो कि कोई मॉलिक्यूल ऐसा बनाता था क्या इनकी तरह इस रिएक्शन करके? तो देखो यहां पर H3PO4 बना देता है, ठीक है ना। तो रिएक्शन बैलेंस कर सकते हो आप लोग, वेरी गुड, कर लीजिएगा। अगर हम लोग एक और रिएक्शन की बात करते हैं SiL4, तो हम लोग रिएक्शन करवाते हैं इनके साथ, तो बताओ क्या बनाएगा? अरे इनके साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा? SiO2 प्लस H2, Cl है ना, तो H2 कहां से ले आ देगा? Cl आ जाएगा, ठीक है ना। फिर से रिएक्शन बैलेंस कर सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत है क्या बैलेंस करने पर? नहीं, तो गुड। तो यहां पर कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 2, और यहाँ पर है क्लोरीन कितना है? 4, और यहाँ पर 1, तो 4 यहाँ पर लगा दीजिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन देखो यहाँ पर कितना हो गया? 2 और 1 4, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, SiO2 है बे, ठीक है। SiA बात समझ में आती है। इसी तरह से इसको भी कर लीजिएगा। एक रिएक्शन में देता हूं, आप लोग थोड़ा ट्राई कीजिए, ठीक है ना। कैल्शियम कार्बाइड बोलते हैं इसको, बनाइएगा थोड़ा, है बहुत आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं, अगर समझ गए तो। जल्दी
अरे देखो यहाँ से कैल्शियम निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा, निकल जाएगा। देखो यहाँ पर OH और यहाँ पर क्या कैल्शियम, दोनों मिलकर क्या बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर 2 कार्बन है, ठीक, फिर हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर HC ट्रिपल बॉन्ड H, यानी ये क्या हो गया आपके पास, ध्यान दीजिएगा, अल्काइन। बात समझ में आती है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वेरी गुड। एक और देता हूं आपको, आप ही को बनाना है, अब की बार मैं नहीं बनाऊंगा। Ca3N2 प्लस H2O, ऐसे करते हैं ना, इसको HW देता हूं, ये आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा और वहीं पर पूछिएगा, कहां पर, ग्रुप में, ठीक है। एक और दे दूं क्या, साथ में ALN को रिएक्शन करवाना है H2O से। देखो तो दोनों का प्रोडक्ट तो लगभग सेम ही आ जाएगा, तो बताओ क्या आ जाएगा, मैं इसका बता देता हूं, एल्युमिनियम OH तो थराइस, और यहां पर N है तो NH3 निकाल देगा। समझ में आ रही ना, तो ये निकाल लीजिए कि बना दूं, चाहे टेंशन लीजिएगा, 2 हो जाएगा +2, ठीक है। यहां से क्या निकाल देगा, NH3। समझ में आ रही ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक बार जब रिएक्शन आप लोग करते रहिएगा तो आप लोग को याद हो भी जाएगा, ठीक है ना। अच्छा इनका नाम क्या, इनका नाम, किनका नाम, इनका ले लीजिए, ये मेटल है, भी मेटल है, तो मेटल नाइट्राइड। समझ में आ रही है ना, वेरी गुड। हालांकि एक तरह का और रिएक्शंस है, ठीक है ना, तो उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं, जरा सा वो अजीब तरह का है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन पढ़ लेते, क्या जाता है हमारा, जितना रिएक्शन पढ़ोगे उतना फायदा रहेगा। अरे देखो टेंशन बिल्कुल मत लेना कि रिएक्शन कैसे हो रहा है, एक बार आप लोग बढ़िया से देखिए कैसे रिएक्शन कर रहा है, एक बार लिख गया तो आपको पता चल गया, और इसको बार बार यूज कर दो, तो इसका फॉर्मेशन कहां से हुआ है, बात समझ में आ रही है ना। हाँ, ऑर्गेनिक का रिएक्शन थोड़ा क्या होता है, उसके अंदर मैकेनिज्म होता है, जैसे रिजोनेंस पढ़ लोगे, ठीक है ना, तो उसके अंदर क्या होता है, रिजोनेंस जीओसी पूरा यूज हो जाता है ऑर्गेनिक, तो फिर वहां पर मैकेनिज्म करते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इनकी मैकेनिज्म करते, बहुत लोग करते भी, ऐसा नहीं कि नहीं करते, लेकिन ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इसको समझिए, ठीक है ना, और नोट कीजिए जल्दी। स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए ना आप लोग। इसको भी मिटाना पड़ेगा मुझे, लेकिन चलिए देख लेते हैं। एक लास्ट तरह का और है, हाइड्रेट फॉर्मेशन, ठीक है। इसको हम लोग ना एक ही डेटा में तीनों को कंप्लीट करते हैं, कैसे देखिएगा, बस इसको समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है सब। एक होता है आपके पास कोऑर्डिनेट वाटर, एक होता है आपके पास इंटरस्टिशियल वाटर, और एक होता है आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर। बात समझ आती है ना, तो देखिए कोऑर्डिनेटेड मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया होगा, कहने का मतलब वही ना हो गया। तो देखिए ये एक कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स के अंदर कैसा होता है, तो देखिएगा ध्यान से, ये कुछ इस तरह का कंपाउंड होता है, और 6 मॉलिक्यूल कौन सा बॉन्ड बनाता है आपके पास, ध्यान दीजिएगा, 6 मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है इसके अंदर। बात समझ में आ रही है ना, और इसके बाद और भी होते हैं बहुत सारे, लेकिन ज्यादा लेके चलने की जरूरत नहीं है। Fe2, यहाँ पर भी Fe के साथ, जैसे ध्यान से देखिएगा, ये नहीं होता है ना, तो ये कैसे कैसे और ये कैसे ऐसे ऐसे जो है, ये क्या है, चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल इसको घेरे रहते हैं। आप लोग पढ़िएगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर, इनऑर्गेनिक में, ठीक है, ध्यान दीजिए। फिर इसके पास हो जाएगा आपके पास 3+, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं हम लोग इसकी इंटरस्टिशियल। मैंने पहले ही बताया था कि इंटरस्टिशियल क्या होता है, तो इंटरस्टिशियल आप ही को बताया था क्या, हाँ, हाइड्रेट किसमें, हाइड्राइड्स में, ठीक है ना, ध्यान दो, ऐसे बताया गया था ना
कि ये एक मॉलिक्यूल मतलब एक एटम, दो एटम, फिर कैसे भी अरेंज करो इसके अंदर कुछ स्पेस रह जाता है, वाइड रह जाता है, ठीक है ना, वही क्या हो गया हमारे पास इंटरस्टिशियल साइट हो गया। बात समझ आती है ना? वेरी गुड। तो हम इसको इस तरह से कुछ लिख सकते हैं। इसके लिए जो कुछ एग्जांपल आएंगे आपके पास, BaCl2 twice H2O, मतलब ये जो आपका इस तरह से कंपाउंड होगा, इसके अंदर कौन है, ये वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाते हैं। बात समझ में आती है ना? वेरी गुड। मतलब 2 वाटर molecules occupies या occupy लिख दो डायरेक्ट, occupy the void खाली, ठीक है ना, in lattice क्या चीज, क्रिस्टल लैटिस। देखिए क्रिस्टल लैटिस आप लोग सॉल्यूशन पढ़िए ना, खाली इसी में वही पढ़ना ही है, लेकिन बस यहाँ पर समझिए क्या हो गया, मॉलिक्यूल है, इसके अंदर क्या हो गया, वाटर मॉलिक्यूल है। कैसे? यहाँ पर देखो ए कुछ इस तरह से अरेंज है, ठीक है ना, इसी को अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, वाइड्स, और जो मॉलिक्यूल जाएगा इंटरस्टिशियल, इसको क्या बोलेंगे, साइड। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, इसको मिटा देता हूं, इधर स्पेस नहीं बचेगा, फिर खिचड़ी टाइप का आपको दिखेगा। वीडियो लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं, अच्छे से पढ़िए ना, क्या जाता है, ऐसे भी लॉकडाउन चल रहा है। चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, क्या मैंने मिटा ही दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, एक मॉलिक्यूल ले लीजिए CuSO4 के साथ, आपके पास होता है यहाँ पर SO4 हो गया ना, तो 5H2 मॉलिक्यूल होता है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने बार जेई में या बहुत सारे एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा था बताता हूँ, कि इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हुए हैं वाटर मॉलिक्यूल, और कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए हुए हैं, ठीक है ना। अब तुम बोलोगे ये कैसे पता चलेगा, या इसे पता चलेगा, सुनो अब देखो यहाँ पर, देखो इसका नाम जो होता है कॉपर सल्फेट पेंटा हाइड्रेट होता है, समझ में आ रही है ना। यहाँ पर देखिए, फिर इसको हमको लिखने का तरीका चेंज कर सकते हैं, ध्यान से सब देखिएगा, CuH2O टोटल कितने मॉलिक्यूल है, तो 4 हमारे पास हो गया, और SO4 ये हो गया, और यहाँ पर एक मॉलिक्यूल वाटर का हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, देखो इसी को हटा देते हैं ना तो इसमें प्लस चार्ज आ जाता है, देखो यहाँ पर यहीं से इसको हटा दिया जाता है, यहाँ पर क्या आ गया, प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि ये कैसे पता चलेगा कि कौन कितना बॉन्ड बनाया। तो देखो ये वाटर मॉलिक्यूल फोर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसी बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ठीक है ना, बॉन्ड है, ठीक, और सिर्फ ये बेचारा क्या कर रहा है, H बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, मतलब 1 हाइड्रोजन बॉन्ड एंड 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, ठीक है ना, ओनली 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। बात समझ आती है ना। तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हालांकि एक बार तो इनका कलर के बारे में बताया गया था, जब आप लोग खासकर कोऑर्डिनेट मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कभी इसमें कभी उसमें पढ़ना, तो देख लीजिए ये इंपॉर्टेंट है। मैंने आयनिक इक्विलिब्रियम का भी थोड़ा सा जिक्र कर दिया, ठीक है ना, सॉलिड स्टेट का भी जिक्र कर दिया, कहीं ना कहीं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बनती है। इसलिए क्या होता है ना, जरा सर क्वेश्चन आपसे अदर टॉपिक से पूछेगा, चैप्टर से पूछेगा, ठीक है ना, आपको लगेगा यहाँ से आया, बात समझ में आ रही है ना। तो वेरी गुड, ऐसे कीजिए, इसको नोट कीजिए,
अभी हम लोग कंटिन्यू लेक्चर करेंगे, ठीक है ना, डरने की बात नहीं है, लड़ने की बात है। इसका एक और भाई होता है हैवी वाटर, उसके बाद हम लोग हार्डनेस ऑफ वाटर, साबुन की बात करेंगे, सोप। ठीक, तो चलिए जल्दी नोट कीजिए। चलिए यहां से आपका वाटर खत्म होता है, ठीक है। अब हम लोग पार्ट 2 में एंट्री कर रहे हैं, कंटिन्यू। ठीक, हैवी वाटर, ठीक है, हैवी वाटर की बात कर रहे हैं। हैवी वाटर मतलब हार्ड वाटर, बात समझते हैं ना। एक तो हम लोगों ने H2O के बारे में पढ़ा, अभी होता है क्या चीज, D2O। मतलब D2O थोड़ा हार्ड होता है, किससे कंपेयर में, H2O के कंपेयर में, ठीक है। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज लगभग सेम होती है, मतलब पूरा सेम नहीं होती, थोड़ी सी सेम होती है, ठीक है ना। देखो ये आया कहाँ से, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे आप लोगों ने हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा, वन वन, फिर हाइड्रोजन के बारे में आइसोटॉप्स पढ़े थे ना रे, ये हो गया, ठीक है ना। यही तो है सेकेंड वाला, ड्यूटेरियम, ठीक है ना, बात समझ आ रही है ना। तो यहीं से ही आया हुआ है। अगर मैं आपसे बात करूं, बात समझिएगा, कि H2O और D2O, तो इन दोनों में से एटॉमिक मास किसका कितना होता है बताइए। इसे कितना हो जाएगा, 18 यानी 18, और इसे कितना हो जाएगा, M20। अब बताइए इनकी थोड़ी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा, ठीक है ना, वेरी गुड। एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इनकी जो डाई, हैवी वाटर का जो डाई इलेक्ट्रिक होता है, बात समझिएगा, जो हैवी वाटर का, ठीक है ना, डाई इलेक्ट्रिक होता है कंपेयर्ड किसके, वाटर के, H2O, ठीक है ना, वो कम होता है। मतलब मैं बोल सकता हूं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट D2O इज लेस देन, क्या हो जाएगा, H2O। बात समझ में आती है ना। तो अगर इसकी डाइलेक्ट्रिक ऐसा है, ठीक है ना, तो जो आयोनिक कंपाउंड होगा, ठीक है ना, उसकी सोल्यूबल वाटर के अंदर अच्छा होगा, मतलब H2O के अंदर अच्छा होगा, कि D2O के अंदर, D2 के अंदर कम सोल्यूबल होगा। बात समझ आती है ना, वेरी गुड, ठीक है ना। अब एक बात, जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर तो दोनों ही है, बात समझिएगा, जो D2 है, ठीक है ना, वो भी वाटर है, भी वाटर है, हार्ड है, लेकिन समझिएगा जो D2 होता है वो पॉइजन टाइप का होता है, उसको पीने के बाद आदमी कर जाता है, ठीक है ना। पानी नहीं है, मतलब H2O नहीं कि पीने के बाद रह जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, D2O पीने के बाद आदमी फिनिश्ड हो जाता है, बस क्योंकि वो प्योर वाटर है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जो मैं बात बोल रहा हूं कि ये D2O मिलता कहाँ है, ऐसी भी तो बात हो सकती है, D2O मिलता कहाँ है। तो मैं अपने को, ऐसा किसी बुक में लिखा नहीं हुआ है, ठीक है ना, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूं जहां तक पता है, ठीक है। अगर 5000 मॉलिक्यूल की बात करते हो, कितनी, 5000 मॉलिक्यूल की बात करते हो वाटर की, तो इसके अंदर एक मॉलिक्यूल आपको मिल जाएगा किसका, D2O का। बात समझ रहे हैं, कितना, 5000 मॉलिक्यूल बात करते हैं किसकी, वाटर की, तो एक मॉलिक्यूल उसमें मिल सकता है, क्या चीज आपका, D2। बात समझ में आती है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब आते हैं कि इस, मतलब किसी ने तो इसका डिस्कवर किया था ना, फिर हम इनकी बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में। सबसे बड़ी बात होती है कि ये प्रोलॉन्ग्ड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के लिए यूज होता है, ठीक है ना। मतलब इनका हैवी वाटर का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है H2 के कंपेयर में थोड़ा कम होता है, ठीक है ना। अब एक बात बताइए, अगर बायोलॉजिकल टर्म में जाते हो, अगर उसकी रेट ऑफ रिएक्शंस वगैरह जो कम होती है, तो जो बॉडी के अंदर है, अगर उसकी एक्टिविटी कम हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा, बवाल उखड़ जाएगा। चलिए फिर उसी की बात करेंगे, मतलब लास्ट में जब अपन पढ़ेंगे यूजेस वगैरह, ठीक है ना, तो वहां पर बायोलॉजिकल टर्म बहुत 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 इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमने बकवास किया। अब नंबर 1 पॉइंट पे आते हैं, हैवी वाटर का। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय यूरी
इन 1932, जहां तक मुझे पता है यूरे इन 1932, याद भी रखना है, मुझे नहीं पता, ठीक है। इसके बाद इट इज ऑब्टेन्ड, इसके बारे में कुछ बोलूंगा अभी, ऑब्टेन्ड बाय प्रोलॉन्ग्ड इलेक्ट्रोलिसिस फ्रॉम ऑर्डिनरी वाटर, मतलब साधारण पानी, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपके पास दिख रहा है, ठीक है ना, या मैं यहीं पर लिख देता हूं, प्रोलॉन्ग्ड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ है वाटर। देखिएगा बहुत सारे बच्चों को दिखता नहीं है, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बोर्ड की गलती है, ये आपकी गलती नहीं है, यहां पर किसी गलती है, ये बोर्ड की भी नहीं, ये मार्कर की गलती, इनकी नहीं है। चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं हमसे, इसको बोलते हैं पीजे। पीजे समझते हो, पकाऊ जोक। अब आ जाइए यहां पर, देखिए प्रोलॉन्ग का मतलब क्या होता है, बहुत देर से इसका इलेक्ट्रोलिसिस होगा वाटर के अंदर, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया द रेट, नॉट रिएक्शन बोलना, ठीक है ना, रिलीज, किसको, नॉट रिलीज ऑफ H2 इज, देखो बहुत देर से किसके बारे में बात कर रहे हैं, वाटर के बारे में। H2 इज मोर देन D2, बोले तो D2, समझ में आ रही है ना। रिलीज मतलब समझ रहे हो ना, रिलीज है, ठीक है ना। बात समझिए, एक और पॉइंट, ठीक है। अब तुम बोलोगे अच्छा इसका मतलब कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, तो ध्यान दीजिए, तो मैं बताता हूं सिंपल सी भाषा में, ठीक। मान लीजिए 20, यहां पर लिखिएगा 29,000 लीटर, किसका, अगर 29,000 लीटर पानी लेते हो तो इसके अंदर 1 लीटर D2 मिलेगा 100% प्योरिटी के साथ। लिख दो क्या, 100% प्योरिटी के साथ। समझ में आती है ना, हिंदी इज नॉट अलाउड, ठीक है ना, इन नोटबुक। बात समझ में आती है, वेरी गुड। फिर समझिए 29,000 वाटर के अंदर, H2O के अंदर 1 लीटर आपको क्या मिलता है, वाटर D2O मिलता है। बात समझ में आती है ना, हाई प्योरिटी के साथ, 100% प्योरिटी के साथ। बात समझ में आती है ना, तो देख लीजिए इसका रेंज। बात समझ में आती है ना, और याद भी रखिएगा, ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, ये मैंने अपने मन से बोल दिया ना, ये मन से नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अब मन कुछ नहीं है, सब वैसा ही होता है जैसा लोग समझते हैं, ठीक है, वेरी गुड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर हो भी तो है ना अपना ग्रुप। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, इनकी, ये तो हम लोगों ने बात किया, ऐसी सिंपल सी बात। अब आते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ D2O। तो मैं ऑफ कलर लिखूं, ठीक है ना। तो देखिए इसका कलर क्या होता है, वही होता है, देखो। हालांकि D2O को पॉइजन भी बोल देना, ठीक है ना। पॉइजन मतलब जब पिएंगे तो खत्म हो जाएगा, और जिससे खत्म हो जाए उसको पॉइजन बोल दो, ठीक है। अब इसका कलर क्या होता है, इट इज अ कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, ऑर्डर का स्पेलिंग देखना, तो ऑर्डरलेस, अच्छा लिख लेना, फिर समझ जाना, ठीक है, ऑर्डरलेस, ठीक है। उसके बाद ऑर्डरलेस हो गया ना, हाँ,
लिक्विड फॉर्म्ड बाय, इससे ये जो बना है लिक्विड इसके द्वारा, ड्यूटेरियम, ठीक है, यानी डी। बात समझ में आती है ना? वेरी गुड। फिर से बोल दो, इट इज अ कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस लिक्विड फॉर्म्ड बाय ड्यूटेरियम, ठीक है ना? इनकी दूसरी प्रॉपर्टीज, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नियरली ऑल फिजिकल constant of heavier than water are higher than the corresponding value of ordinary वाटर। ऑर्डिनरी वाटर का मतलब होता है साधारण वाटर, ठीक है ना? जो भी इनकी फिजिकल है प्रॉपर्टीज, बात समझ में आती है ना? नियरली लगभग दोनों की, मतलब ऑर्डिनरी और किसका, हैवियर, मतलब हार्ड वाटर का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है लगभग थोड़ा सा दोनों का सेम है, लेकिन अगर देखा जाए तो क्या बोल रहा है, नियरली ऑल फिजिकल कांस्टेंट ऑफ हैवियर वाटर आर हायर देन किससे, करस्पॉन्डिंग ऑफ ऑर्डिनरी वाटर, थोड़ा सा ज्यादा होता है। बात समझ में आती है ना? इसमें कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? थोड़ा सा देखते रहिएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। क्या तो ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। द लास्ट पॉइंट ऑफ द दिस क्लास, ठीक है ना, या दिस लेक्चर, कुछ भी बोल दो। अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो इसी में तो बात करना है। द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ D2O इज लेसर देन या हायर देन, तो लिख सकते हो द रेट ऑफ रिएक्शन इज क्या, ऑफ D2O is less than H2। ये आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है ना? क्या है, H लेस देन H2O, ठीक है ना? चलिए अब आते हैं हम लोग इसकी पहली केमिकल प्रॉपर्टीज पे, ठीक है ना? तो कौन सी पहली रिएक्शन की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन विथ मेटल। अब मेटल के साथ रिएक्शन करवा, देखो इसका रिएक्शन जिस तरह से आप लोग H2O के साथ करा रहे थे ना, उसी तरह से D2O के साथ भी होगा। बात समझ में आ रही है ना? देखो मैं पहले वाला एग्जांपल लेता हूं, पहले वाला ले रहा हूं। जैसे हमें इसका रिएक्शन करवाना है ट्वाइस Na प्लस H2O मॉलिक्यूल से, तो क्या बना देता है 2NaH प्लस H2। समझ में आ रही है ना? बस बस, लेकिन ये यहां पर बात नहीं कर रहा, हम लोग D2O से रिएक्शन करवाएंगे, तो बस वही कहानी ले आइए, Na प्लस D2O, तो जहां पर H है ना वहां पर D लगा दीजिए, तो ट्वाइस, इसीलिए मैं बोला था वाटर में आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िए, ठीक है? तो OD प्लस D2, ठीक है ना? कोई दिक्कत है नहीं ना? इसी तरह से अगर आपको बोल दिया जाए कि कैल्शियम को D2O से रिएक्शन करवाइए, तो देखो दिख भी रहा है हमारे पास क्या चीज, कैल्शियम। अब हाइड्रोक्साइड नहीं बोलेंगे, बात समझिएगा, ये हाइड्रोक्साइड नहीं होगा, अब उसी को मतलब नाम बोल देना है, ठीक है? ये हो गया, निकाल क्या देगा, वही D2। समझ में आ रही ना? वेरी गुड। मतलब ध्यान रखिएगा
कि सेम हाइड्रोजन की मतलब H2O की तरह ही है, बस यहाँ पर किसको यूज कर रहे हैं, D2। एक और बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको आगे की बात करेंगे। एक आपके पास रिएक्शन करवाइए, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड, ठीक है ना। मेटल ऑक्साइड मतलब जैसे Na2O को रिएक्शन करवाना है H2O के साथ, बताओ तो इसको Na2O को रिएक्शन करवाना है H2O के साथ, तो क्या बना देगा, बताओ जल्दी फटाफट। अरे जा, यहाँ पर तो आप लोग क्या दोगे, D2O, तो बताइए Na, वो रिएक्शन बैलेंस कर देना, ठीक है। सॉरी, एक और ले लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड यानी मेटल ऑक्साइड हो गया, को रिएक्शन करवा देना है D2O के साथ, तो देख लीजिए क्या बना देगा आपके पास, वही यार कैल्शियम ड्यूटोरो ऑक्साइड, यहां पर हो जाएगा CaOH, तो H को नहीं लिखना पड़ता है, पता है ना, D2। बात समझ में आती है ना, वेरी गुड। यहाँ पर हम लोग एक दो और कर लेते हैं, क्या जाएंगे टाइम बर्बाद करने, ठीक है। तो ये देखिए थर्ड नंबर पे हम लोग रिएक्शन कर सकते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ मेटल, क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ मेटल, साथ मिला दीजिए नाइट्राइड, ध्यान दीजिएगा, ना दिखे तो भी दिखिएगा, ठीक है ना, सुन के भी लिख सकते हो, इतना आसान है। मतलब Mg3N2 को रिएक्शन करवाना है D2O के साथ, ठीक, देखो Mg3N2, ठीक है ना, तो बताओ यहां पर क्या बना देगा, Mg गिव्स, यहां पर मैं बोल रहा हूं MgO का ट्वाइस, और यहां पर क्या बना देगा ND3, जैसे NH3 बनाता है ना उसी तरह से ND3 बना देगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, कितना हुआ हमारे पास, 1 2 3, तो ये हो गया हमारे पास फोर्थ, फिफ्थ भी अभी बाकी है हमारे पास। यहां पर देखिए अगर बात करते हैं एक्सचेंज रिएक्शन, क्या है, एक्सचेंज रिएक्शन, एक्सचेंज का मतलब क्या हो गया, जहां जहां आपको H दिखे ना वहां वहां D लगा दीजिए, बस समझ में, यही एक्सचेंज करना है। तो देख लीजिए आप लोग यहाँ पर, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं NaOH प्लस D2O, ठीक, यहाँ पर तो जगह नहीं है तो आप लोग वैसे लिख लीजिएगा बाय प्रोडक्ट को, या आप अपने मन से भी लिख सकते हो, मन के मतलब आप अपने से समझ के भी लिख सकते हो, जैसे NaOD प्लस क्या बना देगा HOD हेड ऑफ डिपार्टमेंट नहीं है, केमिकल है, बात समझ में आ रही है ना, वेरी गुड। इसके बाद अगर आप लोग की बात करते हैं NH4Cl को हम लोग रिएक्शन करवाते हैं D2O से, तो क्या बना देगा, तो देखो वही हाल ND4Cl प्लस HOD, ठीक है। एक और रिएक्शन कर सकते हो यहाँ पर HCl प्लस D2O, तो क्या बना देगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पर करना कुछ नहीं है, DCl प्लस DCl प्लस H नहीं सॉरी HOD, हाँ एक हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर क्या हो जाएगा HOD, बात समझ में आती है ना, कोई दिक्कत, तो यही है हमारे पास इनकी रिएक्शंस। एक और रिएक्शन जो कि हम लोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अच्छा एक और बात करते हैं हम लोग इनकी, अगर आपसे इसका नाम पूछता है तो क्या बताइएगा, आप बताइए, जुम्बाले, इसीलिए लंबा क्लास लिया क्योंकि आप लोग का पिछला क्लास छोटा हुआ था ना, ठीक है, तो अब इधर का मैनेज हो गया और इधर का भी हो गया, ठीक है ना, बाकी कोई पीछे नहीं है, ठीक है। चलिए यहां पर बताइए आपके पास क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, फटाफट, इसका नाम हो जाएगा ड्यूटेरो, तो लिख दो क्या, यहां पर ड्यूटेरो
हाइड्रोक्साइड। बात समझ में आती है ना, कोई दिक्कत? हाइड्रोक्साइड। अब तुम बोलोगे सर सोडियम का लगा दिए, हाइड्रोक्साइड। समझ में आ रही है ना? इसी तरह से हम लोग इसका कैल्शियम का कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद किसी का भी नाम रख सकते हो, बस ड्यूटेरो लगाना पड़ता है ड्यूटेरियम के लिए। बात समझ में आती है ना, कोई दिक्कत नहीं। नोट कीजिए, एक और रिएक्शन बचा हुआ है, उसको भी हम लोग कर ही लेते हैं, ठीक है ना। थोड़ा जल्दी लिखिए। लॉकडाउन। ऑफलाइन में तो इतना पढ़ते नहीं, ऑनलाइन में पढ़ो फिर। चलिए यहाँ पर लिखिए, कितना होगा, कितना नंबर तक है? 4। एक दो और है, पढ़ लेते हैं। एक होता है हमारे पास हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड, ठीक है ना। जैसे इसको कार्बाइड बोलते हैं, CaCO2 को रिएक्शन करवाते हैं D2O से, तो हमारे पास क्या देता है? CaOD, कैल्शियम पे प्लस, तो दो हाइड्रोक्साइड आता है ना, तो इसी तरह से वो D। फिर यहाँ पर याद कीजिए, इससे पहले रिएक्शन किए थे अल्काइन वाला वाटर के अंदर, अल्काइन, तो ये क्या बना रहा था? DC ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना, जिसे क्या बोलेंगे? CD। बात समझ में आती है ना, इसी को बोलते हैं। फिर एक और रिएक्शन है हमारे पास, ये बहुत आसान है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक होता है हमारे पास नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है ना। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मतलब जो मेटल नहीं है, मेटल नहीं है, नॉन मेटल ऑक्साइड है, ठीक है ना। और उसके बाद जैसे मान लीजिए आपके पास इसमें दो रिएक्शन ही करवा देता हूं, तो काम बन जाएगा D2O। तो देखो सिंपल सी, P3 बनाते थे कहीं पर, H3PO4, उसी तरह से हमारे पास D3PO4, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं SO3O को रिएक्शन करवाते हैं D2O के साथ, तो हमारे पास क्या बना देगा? D2SO4। बात समझ आती है ना? अरे H2SO4, तो यहाँ पर क्या बना देगा? D2SO4। एक और ले लीजिए, ये आपके पास 5 4 5 6, चलिए। एक होता है आपके पास इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इसका, ये इलेक्ट्रोलिसिस कर दीजिए ड्यूटेरियम का, ऑफ D2O, मतलब H2O कर देते तो H2 और O2 आता था ना, तो इसी तरह से इसका भी आएगा। कैसे आएगा? अगर D2O को जब इलेक्ट्रोलिसिस करवाइएगा तो ये ब्रेक हो जाएगा D2 प्लस O2 में। बात समझ में आती है ना? वेरी गुड, ठीक है। एक 8वीं तरह का ले सकते हो, 8वीं तरह का रिएक्शन नहीं है, बात समझ जाइएगा आप लोग। जैसे आप लोग इससे पहले पढ़े हो हाइड्रेट्स, इसके अंदर H2O के अंदर कि वाटर मॉलिक्यूल इंटरस्टिशियल या वॉइड के ऊपर जाके आ जाता था। बात समझ आ रही है ना, मतलब वॉइड पे चला जाता था। उसी तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं CuSO4। तो बताओ यहाँ पर क्या बताया गया था? 5H2 ना, तो नहीं, अब कैसा हो जाएगा? D2O हो जाएगा। बात समझ में आती है ना? फिर इसी तरह से MgSO4 ले सकते हो, तो 7D2O बना सकते हो, ठीक है। फिर जिंक सल्फाइड, इसके लिए आप लोग 7H2O लेते हो, ठीक है ना। बस इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया इस तरह से, ठीक है। एक 9 टाइप का भी होता है, लेकिन उसकी बात हम यहाँ पर नहीं करते हैं, ठीक है ना। एक इनकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती है, तो मैं सिर्फ बता देता हूँ। हालांकि बायोलॉजी वाले बच्चे तो समझ भी जाएंगे, लेकिन जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं वो भी समझ जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आती है ना? चलिए, तो बात समझिए यहाँ पर कि इसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। देखिए, पहले बात तो D2O लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? D2O लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, पियोगे खत्म हो जाओगे। बात समझ में आती है ना? क्यों नहीं अच्छा है? क्यों अच्छा नहीं है D2O? तो देखिए,
क्योंकि उनकी जो स्पीड ऑफ रिएक्शन, आप लोग भी समझिएगा, ठीक है ना, सो तो नहीं रहे हो, कमेंट करो। सिर्फ 4 बच्चे, वाह, गुड गुड। चलिए क्या है, स्पीड ऑफ रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, तो वहां पर जो स्पीड ऑफ D2O के अंदर जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है वो स्लो कर देगा, रिएक्शन क्या कर देगा, स्लो कर देगा। तो अगर स्लो कर देगा तो हमारे लाइफ के लिए जो मेटाबॉलिक, क्या बोलते हैं उसको, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कर देगा, मतलब स्लो कर देगा, जिसकी वजह से ये लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है ना। अरे मेटाबॉलिक समझते हो ना सभी, लाइफ के लिए, वेरी गुड, समझ रहे हो तो वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, तो इसलिए क्या है कि बायोलॉजिकल टर्म में हमारे बॉडी के लिए सही नहीं है, पिएंगे खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसका एक यूज की बात करते हैं कि इसका यूज कहाँ किया जाता है, बात समझ लीजिएगा, थोड़ी सी बस समझ जाइए जरा, फिर इनका यूज फिजिक्स वगैरह में ज्यादा करते हो। कैसे, तो देखो, न्यूक्लियर रिएक्टर होती है, अरे न्यूक्लियर रिएक्टर को जानते हो ना, ठीक है ना। तो जो न्यूक्लियर, बात समझिएगा, फिर से मैं बता रहा हूं, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होती है उसके अंदर कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर कौन सी रिएक्शन होती है, इन द फिजिक्स, आप फिजिक्स क्या होता है समझ ही रहे हो, ठीक है ना। क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर होती है, उसके अंदर न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होता है, कौन सा होता है, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होता है, ठीक है ना। तो देखिए उस फिजन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, D2O का यूज करते हैं, बात समझ आती है ना, हैवी वाटर का यूज करते हैं, बात समझ में आती है ना, वेरी गुड, आप लोग समझदार हो, ठीक। उसके बाद हम लोग D2 बनाने के लिए इसका यूज करते हैं, ड्यूटेरियम का, D2O का D2 बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। और ये जो रिएक्शंस वगैरह है, जो आपका फिजन वगैरह है, तो उसके मॉडरेटर वगैरह में यूज करते हैं, मॉडरेटर के लिए, ठीक है। उसके बाद एक और लास्ट पॉइंट, ठीक है ना, NMR पढ़े होंगे, क्या चीज, यूज ऑफ किसका, ऑफ D2O, क्या चीज बताइए, NMR, कोई बता सकते हो, जूम वाले बता दो कोई, यानी NMR बता सकते हो कि नहीं, मतलब NMR के अंदर भी हम लोग D2O का यूज करते हैं, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस, वहां पर भी एक पढ़ते हो, तो वो रिजोनेंस और जो ऑर्गेनिक में पढ़ते हो रिजोनेंस में अंतर है, बात समझ में आती है ना। तो ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियर फिजन जो रिएक्शंस होती है उसको कंट्रोल करने में हम लोग D2O का यूज करते हैं, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस के अंदर यूज करते हैं, एज मॉडरेटर के रूप में करते हैं, और D2O बनाने के लिए करते हैं, ठीक है ना। यहां से हमारा वाटर एंड हैवी वाटर खत्म होता है। अगले क्लास में हार्डनेस हम लोग पढ़ेंगे, मतलब कितने तरह के हार्डनेस होते हैं, ठीक है, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर। उसके बाद एक लेक्चर और होगा, ठीक है ना। अगर बोलिएगा 2 घंटे का लेक्चर और बनाए तो खत्म हो जाएगा। और जाते वक्त लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और जिनको ना समझ में आए दोबारा लेक्चर को देखें, ठीक है। ओके, थैंक यू।